Hello बच्चा, hello everyone. So I hope you all are doing good and well in your studies. तो अगले 6 महीने में आपको बम्पर वैकेंसीज दिखने वाली हैं. सो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको हर एक तरह का एमसीक्यू करना है. रोज़ मैं वीडियो डालती हूँ. 118 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, फुल डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. आने वाली हर एक वैकेंसी, चाहे वो डीएचएस पंजाब हो, चाहे वो सीएचओ पंजाब हो, चाहे वो एम्स की वैकेंसी हो, चाहे वो डीएसएसबी की वैकेंसी हो, चाहे वो ईएसआईसी की वैकेंसी हो, चाहे वो बीएफयूएचएस की वैकेंसी हो, किसी भी वैकेंसी के लिए इस चैनल पे आपको रेगुलरली वीडियो देखने को मिलेगी एमसीक्यू की. एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बैच ज्वाइन कर सकता है. हर एक बैच हर एक वैकेंसी के लिए ओरिएंटेड है. खुद मैं उसमें स्टडी करवाती हूँ. अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं. बैचेस है एमसीक्यू बैच. कोई अफोर्ड नहीं कर पाता महंगे महंगे बैचेस, तो ये बैचेस उन लोगों के लिए गैप है. और जिसको अच्छी नॉलेज चाहिए कम अमाउंट में, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रायर बेसिक क्लियर करना है, तो एमसीक्यू बैच है. थ्योरी आपकी क्लियर है, 2 मंथ्स का ये बैच ले सकते हो 799-800 में. इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच है जो कि ओनली फॉर 1499 है. 3 मंथ्स का ये बैच है. थ्योरी बैच जो है इसमें आपका बेसिक क्लियर किया जाएगा और आपको हर एक तरह के एमसीक्यू हर एक टॉपिक में से करवाया जाएगा, हर एक टॉपिक समझाया जाएगा. 2499 का. सो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी वैकेंसी के लिए. बैचेस हमारे चल रहे हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं. कोई भी दिक्कत आती है मैं ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल रहती हूँ मैं, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं. सो वेलकम टू माय फैमिली अगर आप बैच ज्वाइन करने जा रहे हैं. सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं. कल हमने 118 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हमने 119 क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग अ क्लाइंट यूरिनरी ब्लैडर कैथराइजेशन द नर्स इंश्योर दैट द ब्लैडर इज एम्प्टी. ग्रेजुअली द बेस्ट rationale for the nurse action is that completely empty and over distended bladder is one time tends to cause. So देखो एक क्लाइंट है, उसकी यूरिनरी ब्लैडर कैथराइजेशन हो रही है. उसका ब्लैडर जो है एम्प्टी करना है, मतलब कि उसका ब्लैडर में जो यूरिन है वो रिटेन कर रहा है, इसीलिए कैथराइजेशन कर रहे हो ताकि आप रिमूव कर पाओ, है ना. सो बेस्ट रैशनल क्या है कि जो वो नर्स है ना वो एकदम से ब्लैडर खाली नहीं कर रही, आराम आराम से ब्लैडर खाली कर रही है. क्यों कर रही है ऐसा, इसके पीछे रैशनल क्या हो सकता है. रीनल फेलियर, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, पॉसिबल शॉक, एट्रोफी ऑफ ब्लैडर. इतना सारा फ्लूइड एकदम से अगर आप बॉडी से निकाल दोगे तो पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा. सो ऑलवेज याद रखना, कभी भी आप किसी भी पेशेंट का पेरिटोनियल कैविटी से या फिर थोरासेंटेसिस कर रहे हो या फिर पेशेंट का आप यूरिनरी ब्लैडर कैथराइजेशन कर रहे हो, कभी भी एकदम से पूरा का पूरा फ्लूइड नहीं निकालते, ग्रेजुअली निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं ताकि उसको हाइपोवोलेमिक ना हो. बीपी हमेशा काउंट पे रखते हैं. वाइटल साइन कौन सा चेक करना है, पल्स एंड बीपी. अगर यहाँ पे लिखा होता कौन सा वाइटल साइन चेक करते रहोगे साथ साथ में तो पल्स एंड बीपी चेक करोगे. पॉसिबली पेशेंट जो है वो शॉक में जा सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में, क्योंकि एकदम से इतना सारा फ्लूइड निकलने पे पेशेंट जा सकता है. सो आप एकदम से इतना ब्लैडर खाली नहीं करोगे एट वन टाइम. सो जो ऑप्शन सही रहेगा वो बिल्कुल 3 रहेगा. नेक्स्ट है विच इंटरवेंशन शुड द नर्स suggest to help a client with multiple sclerosis about episodes of urinary incontinence. तो multiple sclerosis वाला पेशेंट है, सो यूरिन इनकॉन्टिनेंस के एपिसोड को अवॉइड करने के लिए आप तो पेशेंट को क्या सजेस्ट करोगे. सबसे पहले तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्या है, जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ना, जो आपकी नर्व की प्रोटेक्टिंग कवरिंग होता है उसी को ही खाने लग जाता है. तो नर्व्स जो हैं वीक पड़ जाती हैं, प्रोटेक्टिंग कवरिंग को ही डैमेज कर देता है आपका खुद का इम्यून सिस्टम पेशेंट का. सो अब क्या होता है कि पेशेंट को जब भी वो कुछ पास आउट करने जाता है स्टूल यूरिन, तो उसे बहुत पेन होती है, इसलिए वो यूरिन पास आउट करने जाता ही नहीं है, इसलिए उससे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बहुत ज़्यादा होता है. सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप क्या बोलोगे पेशेंट को, लिमिट फ्लूइड इनटेक 1000 ml per day, insert an indwelling urinary catheter, establish a regular voiding schedule, administer prophylactic antibiotic as ordered. So देखो अगर उसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अवॉइड करनी है सो वो रेगुलरली ना एक स्केड्यूल बनाए, ठीक है, एक स्केड्यूल बनाए कि इतने टाइम पे मुझे वॉशरूम करने जाना है, पेन है, कुछ भी है, करना है बिकॉज ये मेरे लिए ठीक है. तो आप ये सजेस्ट पेशेंट को कर सकते हो. फ्लूइड उसे कभी भी लिमिट नहीं करते, नॉर्मली फ्लूइड देना है, ठीक है. वो जस्ट पेन होती है इसलिए वो यूरिन करने नहीं जाता, इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्लूइड कम कर दोगे, ठीक है. एंटीबायोटिक्स तो उसे चलने ही है, बट अभी फिलहाल हमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को मुद्दा रखना है. सो एंटीबायोटिक्स का कोई भी इसमें रोल अभी तक नहीं है. इनकॉन्टिनेंस के लिए सजेशन दे रहे हो तो आपको सजेस्ट करना है, ठीक है. यार लिखा भी है सजेस्ट करना है, एंटीबायोटिक्स आप सजेस्ट नहीं कर सकते, वो प्रिस्क्राइब होता है ओनली डॉक्टर से, ठीक है. सो इस चीज़ों को छोटी छोटी को ध्यान पे रखना है.
नेक्स्ट है, अ क्लाइंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड अ कॉन्शियस एंड एम्प्टी bottle of aspirin was found in his car and a drug overdose is suspected. Which of the following medication should the nurse has available for further emergency treatment? तो एक क्लाइंट आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ठीक है, कॉन्शियस है, पर उसकी कार से एम्प्टी बॉटल दिखी है एस्पिरिन की, तो मे बी उसका ओवरडोज हो गया, उसने एस्पिरिन ले ली है। तो अब कौन सी चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए नर्स के पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में? विटामिन के, डेक्स्ट्रॉस 50%, एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर, सोडियम थियोसल्फेट। सो देखो, जो विटामिन के है वो किसका एंटीडोट है? वारफरिन का। यहाँ आपको एस्पिरिन का ही निकालना है ना एंटीडोट। डेक्स्ट्रोस 50% लिख लो, हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट में देते हैं जिनका, क्योंकि डेक्स्ट्रोस क्या होती है, ग्लूकोज में ज़्यादा होती है, उसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए जब भी हम किसी को डेक्स्ट्रोस देते हैं ना, तो उसका जो ब्लड शुगर लेवल है हम वो 4-4 घंटे बाद देखते हैं कि कहीं पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिक तो नहीं हो गया। सो ये किस में दिया जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया में। सोडियम थियोसल्फेट हम साइनाजाइड में देते हैं, ठीक है। और एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, बिकॉज ये यूनिवर्सल एंटीडोट है। अगर कुछ नहीं तो ये दे दो, सो ये प्रेफर किया जाएगा। ये चीज़ पेशेंट के लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होनी ही चाहिए, ठीक है। सबका लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीडोट पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द नर्स इज केयरिंग फॉर पेशेंट विद द सर्वाइकल कैंसर। द नर्स नोट दैट द सर्वाइकल इम्प्लांट हैज बिकम डिसलॉक्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट? तो एक नर्स है, केयर कर रही है पेशेंट की, सर्वाइकल कैंसर वाला पेशेंट है। नर्स देखती है कि जो सर्वाइकल इम्प्लांट उसके डला हुआ है ना वो अलग हो गया है, तो अब नर्स क्या एक्शन लेगी? ठीक है, सर्वाइकल इम्प्लांट आपको पता है उसको ऐसे ही नहीं उठाते, अगर अलग हो गया है ऐसे खुद से फिक्स नहीं करते हाथ से, ठीक है, बिकॉज वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। नर्स वहाँ पे सीधा भी नहीं जाती, हमेशा लेड का एप्रन डाल के जाती है। सो देखते हैं अब हमें ऑप्शंस में इन्होंने क्या दिया है। स्टे विद द पेशेंट एंड कॉन्टेक्ट रेडियोलॉजी, wrap the implant in the blanket and place it behind the lead sheet, obtain a dosimeter reading on the patient and report it to the physician, pick up the implant with the long handed forceps and place it in the lead container. So always अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा होता कि नर्स कैसे जाएगी, तो लेड का एप्रन डाल के, और उसके जो रूम होता है ना वहाँ पे लिखा हुआ होता है, ठीक है, प्रॉपरली पैम्फलेट लगाया होता है कि आइसोलेटेड एरिया है, नो वन इज अलाउडेड इनसाइड, ठीक है, कोई ऐसे जा नहीं सकता वहाँ पे बिना डॉक्टर की परमिशन के, नर्स की परमिशन के, क्योंकि वो हार्मफुल होता है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, पिकअप करना है इम्प्लांट विद द लॉन्ग हैंडेड फोर्सेप, उसको सीधा हाथ नहीं लगाना, फोर्सेप भी छोटा नहीं लेना, लंबा फोर्सेप लेना है जो कि आपसे दूर हो, उठा के उसे लेड के कंटेनर में डाल देना है, ठीक है। और ये जो पेशेंट वॉशरूम भी यूज़ करता है ना, इसका वॉशरूम अलग होता है, सो ये चीज़ आपको छोटी छोटी ध्यान में रखनी है, अगर वॉशरूम का भी आता है तो अलग वॉशरूम ये पेशेंट जो है वो यूज़ करता है। सो ऑप्शन 4 जो है इस वाले क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखो कि a newborn with a cleft palate on a 1 hour of life has a nursing diagnosis of risk for infection related to potential aspiration during feeding. Which of the following nursing action would support the best feeding practices for this infant? सो एक न्यूबॉर्न है, क्लेफ्ट पैलेट, जो आपकी माउथ का ऊपर वाला पैलेट है ना उसमें क्या हो चुकी है, ऐसे डाइसेक्शन, मतलब 2 हिस्से बन गए हैं उसके, 1 घंटा हुआ है उसको अभी, सो उसे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, एस्पिरेशन हो सकती है इसलिए, ठीक है। तो अब आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या करोगे, क्या इनकरेज करोगे? यूज एन appropriate nipple and bottle set, encourage the mother for breastfeed, assess daily weight and wet diapers to monitor intake, allow unlimited length of time for each feeding. So देखो इसमें क्या करना होता है कि बच्चे को कभी भी बॉटल फीडिंग नहीं देनी, ठीक है, ना कभी स्पून से फीडिंग देनी है, हमेशा एक अच्छी पोजीशन देते हैं हम पेशेंट को, उल्टा लेटाते हैं उसको, उसके बाद ब्रेस्ट फीड देते हैं। ब्रेस्ट फीड तो देनी ही देनी है, आपने रोकनी नहीं है, ठीक है। देखो बॉटल से कभी भी फीडिंग नहीं देनी, हमेशा याद रखो, ठीक है। डेली असेस वेट एंड वेट डाइपर्स टू मॉनिटर इनटेक, ये हमारा इस टाइम हमारा क्वेश्चन है बेस्ट फीडिंग का, फीडिंग का सपोर्ट करना है, हमने फीडिंग करानी है उसको, हमें अभी उसकी फ्लूइड बॉडी में कितना है ये नहीं देखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अलाउ लिमिटेड लेंथ फॉर ईच, कोई लेंथ नहीं रखते, जितना नॉर्मली पेशेंट बच्चे को भूख लगी है उतनी देर वो फीडिंग करेगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो एस्पिरेशन से बचाते हैं, पोजीशन उसको अलग देते हैं जिससे उसका एस्पिरेशन ना हो, पोजीशन बताई जाती है मदर को कि बच्चे को ऐसे फीड करना है, ठीक है। सो इसमें कुछ केयरिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, अच्छे से करो इस टॉपिक को, ठीक है, एक भी चीज़ भूलो मत, इससे कुछ रहता भी है तो जो थ्योरी है उस पर पकड़ बनाओ, ठीक है। चलो
Which of the following characteristics should the nurse teach the mother about her neonate diagnosed with fetal alcohol syndrome? So कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो कि नर्स टीच करेगी मदर को अगर उसका बच्चा फीटल अल्कोहल सिंड्रोम वाला है? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम मतलब मदर टॉक्सिक सब्सटेंस लेती थी तो बच्चा ऐसा हुआ है. आपका न्यूनेट आर कॉमनली लिस्टलेस एंड लेथार्जिक. द IQ scores are usually average. Hyperactive and speech disorder are common. The mortality rate is 70% unless treated. So देखो, अगर न्यूनेट कॉमनली लिस्टलेस रेस्टलेस है यहाँ पे आएगा एंड लिथार्जिक है तो उससे हार्ट की प्रॉब्लम है. दिस इज अ हार्ट की प्रॉब्लम. ठीक है. अगर हाइपर एक्टिव एंड स्पीच डिसऑर्डर का इससे कोई लेना देना नहीं है. मोर्टेलिटी रेट 70% अगर वो प्री टर्म है और बहुत कम में है. सो हमेशा आप देखना जो भी मदर टॉक्सिक सब्सटेंस लेती हैं उनके बच्चों को कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है? मेंटल रिटार्डेशन की. उनका IQ लेवल हमेशा एवरेज ही रहता है. सो ये चीज़ के बारे में, इस करेक्टर के बारे में आपको मदर को बच्चे के लिए बताना है कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हो. काफ़ी अच्छे से मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है. तो प्लीज़ आप क्वेश्चन अच्छे से करिए. ठीक है. वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि रोज़ मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आती रहूँ. अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, महंगे बैचेस नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल है. ठीक है. आपको अब बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है. इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. बैचेस की डिस्क्रिप्शन मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में दे रखी है, आप देख सकते हो जाके. सो ऑल द बेस्ट. डू हार्ड वर्क करो ताकि आपके पेरेंट्स आप पे एक दिन प्राउड करें. सो मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड मेक मी ऑल्सो प्राउड ताकि मैं भी ऐसे बोलूँ कि मेरे से पढ़ के बच्चे ने अच्छी जॉब हासिल की है. सो थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क. बाय.